नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्रीतमगढ़ में सभी लोग हंसी खुशी से रहा करते थे। हर तरफ खुशहाली थी। प्रीतमगढ़ के गांव के सभी बच्चे सुबह होते ही स्कूल जाया करते थे तथा बड़े लोग खेती करने के लिए खेत में जाया करते थे। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु एक ऐसा समय आया कि वहां के लोगों के ऊपर मानो कोई ग्रहण सा लग गया हो, क्योंकि रात होते ही वहां की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। लोगों का मानना था कि रात होते ही नर भेड़िया उस गांव के सभी बच्चों को उठा ले जाता है। यही वजह थी कि वहां पर रात होते ही प्रत्येक व्यक्ति घर के दरवाजे बंद कर दिया करते थे और कोई भी बाहर की तरफ झांकने के लिए भी नहीं आता था। एक रात की बात है। सोनू नाम का लड़का किसी तरह बाहर निकलकर फ्रेश होने के लिए जाता है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो पीछे पलटकर देखता है कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वो इसको अपना भ्रम समझता है और अपनी मस्ती से चलता हुआ जाता है। गाना गुनगुनाता हुआ वो बहुत दूर निकल आता है। उसे यही नहीं पता चलता कि मेरा घर कितना दूर हो गया है। तभी उसके कानों में कहीं से गुर्राने की आवाज आती है। वो बहुत डर जाता है। तभी उसकी सिट्टी पिट्टी गुम होने लगती है। वो अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन तभी पीछे से उसके पिताजी दौड़ते हुए उसकी तरफ आते हुए नजर आते हैं और उसे बोलते हैं कि सोनू, सोनू कहाँ चला गया है मेरे बेटे। और उसके पास आते हुए जोर से उस पर चिल्लाने लगते हैं कि रात के समय पर तुम्हें यहाँ इतनी दूर कहाँ चले आए थे। तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही थी और मैं भी तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा था। सोनू डरा हुआ और सहमा हुआ अपने पिता के सामने खड़ा था, पर कुछ जवाब नहीं दे पाया। और इतना कहते ही उसके पिता उसे खींचते हुए अपने घर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके पिताजी उसे खींचते हुए ले जाते हैं तो सोनू पीछे पलटकर देखता है तो वो नजारा देखकर कांप जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके पीछे 2 फीट की दूरी पर वही नर भेड़िया खड़ा था और ये नर भेड़िया बहुत तेज गुर्रा रहा था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसके नुकीले दांत ऐसे लग रहे थे मानो जैसे वो सोनू को अभी अभी खा जाएगा। उस बच्चे की आंख में दहशत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो रात भर सो नहीं पाया था। वो जब भी झपकी लेता उसे वही भेड़िया नजर आता। खैर, किसी तरह ये रात गुजर जाती है। प्रीतमगढ़ के पूरे गांव में उस भेड़िए की दहशत साफ साफ नजर आ रही थी। सभी के जुबान पर उस भेड़िए का नाम गूंज रहा था। एक व्यक्ति यहाँ तक कह रहा था कि पिछली रात को उस भेड़िए ने किसी महिला को मार डाला और उसे मार के अपनी गुफा में ले गया और उसको चीर फाड़ कर खा गया। दूसरे दिन सोनू अपने स्कूल उसी टाइम पर जाता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि मैथ के एक टीचर जिनका नाम सुधासु है, आज वो छुट्टी पर हैं। सोनू सुधासु का घर जानता था, इसलिए वो छुट्टी होने के बाद अपने टीचर सुधासु से मिलने के लिए उनके घर पर चला जाता है। सोनू उनके घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और घर के बाहर बनी हुई खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि सुधासु जी दीवार की तरफ मुंह करके कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं। खिड़की पर एक अजीब तरीके का शीशा लगा हुआ था
जिससे वो अंदर की तरफ झांक कर देखते हैं, परंतु उसे अंदर कुछ साफ साफ नजर नहीं आता है। लेकिन इतना तो तय है कि सुधांशु के मुख पर किसी का खून लगा हुआ था। ऐसा सोनू ने उस खिड़की से झांक कर देखा था। वो खिड़की से अंदर की ओर झांकने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज को सुनकर सुधांशु एकदम से पीछे पलटकर देखता है कि तभी सोनू वहां से भाग जाता है। लेकिन सुधांशु को ये पता चल जाता है कि खिड़की से कौन झांक रहा था। अब सोनू को लगने लगता है कि हो ना हो जो भेड़िया बनता है वो हमारे मैथ के टीचर सुधांशु ही हैं, क्योंकि उसने खिड़की से सुधांशु के चेहरे पर खून के निशान देखे थे। अगले दिन सोनू स्कूल आता है तो वो सुधांशु सर के पास जाने से डरता है। सुधांशु सर मैथ की क्लास ले रहे हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि जो सोनू के पैर में चोट लग रही है और वो लंगड़ा कर चल रहा है। सुधांशु सोनू के पास जाता है और उनसे पूछता है कि बेटा तुम्हारा पैर में क्या हुआ जिसकी वजह से तुम लंगड़ा रहे हो। तो सोनू डरता हुआ झूठ बोलकर बताता है कि सर कल मैं मैच खेल रहा था जिसकी वजह से दौड़ते हुए मेरे पैर में चोट लग गई। लेकिन सुधांशु यहाँ पर समझ जाता है कि कल जो मेरे घर की खिड़की से झांक रहा था वो और कोई नहीं, ये छोटा बच्चा सोनू ही है। एक रात सुधांशु खेत के बीच में बैठकर कुछ हवन कुंड में आहुति दे रहा था। वहां से निकलने वाले कुछ व्यक्ति सुधांशु को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उसके पास जाकर पूछते हैं कि तुम तो स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब वो लोग सुधांशु के चारों तरफ का नजारा देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि सुधांशु के चारों तरफ कई सारे नर कंकाल पड़े हुए थे और हवन सामग्री हल्दी और वो हवन में आहुति देते हुए नजर आ रहा था। उन सभी के कहने पर सुधांशु कोई जवाब देता नहीं है, लेकिन उसका राज खुल न जाए इस डर से वो वहां से उठकर भाग जाता है और वो इतनी तेजी से भागता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है। वहां पर खड़े सभी लोग अचंभित रह जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक तेज सा तूफान आता है और जो व्यक्ति हवन सामग्री की तरफ देख रहे होते हैं उनके पीछे से एक नाखून वाला हाथ उनके पेट को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर दूसरे व्यक्ति एकदम से चौंक जाता है और डर के मारे उसकी कपकपी छूटने लगती है और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन सुधांशु ने भेड़िया का रूप ले लिया था। उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि पलक झपकते ही वो उस व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है और अपने नुकीले हाथों के पंजों से उसकी गर्दन पर एक वार करता है कि तभी उसकी गर्दन कटकर अलग गिर जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। इस तरह से बचे हुए लोगों को भी वो भेड़िया मौत के घाट उतार देता है। वहां पर अचानक सन्नाटा छा जाता है और चारों तरफ लाश का अंबार लग जाता है। वहां का मंजर इतना भयानक हो जाता है कि जो व्यक्ति उस जगह से गुजरता है वहां पर उसे खून के छींटे और लाश की कटी हुई हिस्से दिखाई देते हैं। दूसरे दिन उस जगह पर पुलिस की नाकाबंदी लगा दी जाती है और पुलिस इन सबको मारने वाले की तलाश में चारों तरफ घूमने लगती है, परंतु पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इधर सुधांशु अपने घर पर पछतावे के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। इतना सारा खून करने के बाद उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, परंतु जब सुधांशु भेड़िया का रूप ले लेता है तब उसे कोई पछतावा नहीं होता और वो यही सोचता है कि कोई नर पुरुष की बॉडी मुझे खाने के लिए मिल जाए। इसी तरह पुलिस की तहकीकात निरंतर चलती रहती है जब तक इसकी जांच होती रहती है। सुधांशु अपने स्कूल से घर और घर से स्कूल जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता है। एक दिन की बात है, सुधांशु अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था कि तभी किसी बच्चे की उंगली
पेंसिल छीलते वक्त ब्लेड से हल्की सी कट जाती है और इस बीच उसकी उंगली से खून बहने लगता है। सुधांशु को उसकी महक तुरंत लग जाती है और वो उस लड़के के पास जाता है और बहुत देर तक घूर घूर कर उसके खून को देखता रहता है। परंतु इस बीच सोनू की नज़र सुधांशु पर पड़ जाती है। सोनू समझ जाता है कि सुधांशु सर में कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो खून को देखते ही जा रहे हैं। सुधांशु को लगने लगता है कि कहीं मेरी पोल पट्टी न खुल जाए। इस वजह से वो क्लास को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते करते सोनू भी उनके पीछे आ जाता है। सुधांशु को भनक लग जाती है कि सोनू मेरा पीछा कर रहा है। वो तुरंत सोनू से कहते हैं कि अपनी क्लास में जाकर बैठो और इस तरह से मेरा पीछा करना बंद करो। और इतना कहते ही सुधांशु अपने आप को कमरे में जाकर बंद कर लेता है। खून का कतरा देखने से सुधांशु का शरीर एक भेड़िए के रूप में बदलने लग जाता है, लेकिन सोनू उस कमरे में लगी हुई खिड़की से झांककर सुधांशु को भेड़िए के रूप में बदलता हुआ देख लेता है। भेड़िए के रूप में सुधांशु को सोनू देख लेता है, जिसकी वजह से सोनू बहुत भयभीत हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर की वजह से वो वहीं पर मूर्छित हो जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के क्लास से सभी अध्यापक बाहर आ जाते हैं और सोनू को गिरा हुआ देखकर उसे उठाने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें आखिर क्या हो गया। तभी अंदर से सुधांशु बाहर निकल आता है और वो सोनू के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है, अरे तुम सब कहाँ से आ गए हो, जाओ अपने कमरे में जाओ। सोनू को चक्कर आ गया है, इसलिए वो नीचे गिर गया होगा। सुधांशु को पता चल जाता है कि सोनू ने मुझे भेड़िया बनते हुए देख लिया है, इसलिए वो सोनू को डरा धमकाकर बोल देता है कि ये राज अपने तक ही सीमित रखना, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सोनू, जिसने अपने सर सुधांशु को भेड़िए के रूप में बनते हुए देखा था, अब वो डर डर के जी रहा है। अपने घर में भी सोते समय उसे उसी भेड़िए का चेहरा नजर आता है। ना तो वो चैन से सो पाता है और ना ही उसका किसी भी काम में कोई मन लगता है। अब इधर उसके परिवार वाले उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर उससे जानने की कोशिश करते हैं कि बेटा बताओ आखिर तुम्हें क्या हुआ है, जिसकी वजह से तुम इतने सुस्त और बेचैन दिखाई दे रहे हो। सोनू मरता क्या ना करता, जब भी वो बताने की कोशिश करता तो उसे अपने सुधांशु सर की कही हुई बात याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा भयभीत हो जाता है। एक रात की बात है, पूर्णिमा की रात थी। सुधांशु बेचैन रहता है और वो जंगल की तरफ निकल जाता है। पूर्णिमा की रात को सुधांशु भेड़िए के रूप में परिवर्तन होने लगता है। घन घोर अंधेरे में सफेद कोहरे की चादर छाई हुई थी। जंगल की दूसरी तरफ से एक रास्ता था। इस रास्ते पर सवारियों से भरी हुई एक लोकल बस जा रही थी। सुधांशु, जो कि भेड़िए के रूप में था, उसने पलक झपकते ही बस के आगे आकर खड़ा हो जाता है। बस का ड्राइवर उसे देखते ही बस का ब्रेक लगा देता है। बस का ब्रेक इतना तेज लगता है कि सभी यात्री आगे की ओर गिरने लगते हैं। जैसे ही सबकी नजर भेड़िए के ऊपर पड़ती है, सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। बहुत से लोगों को कपकपी और डर की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। रास्ते में चीख पुकार मची हुई थी, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ इस भेड़िए से, कोई बचाओ। परंतु वहां पर सुनने वाला कोई था ही नहीं। पलक झपकते ही भेड़िया सभी को मौत के घाट उतार देता है। उनमें से कुछ बच जाते हैं तथा कुछ घायल हो जाते हैं। भेड़िया अपना काम खत्म करके वहां से चला जाता है और जो बच जाते हैं वो सभी अपनी आपबीती सुनाते हैं। इधर जब ये सूचना पुलिस चौकी तक पहुंचती है, तभी उस हाईवे पर पुलिस का जामड़ा लग जाता है। वहां पर खोजबीन चालू हो जाती है। गांव में जाकर पुलिस ये निश्चय करती है कि शायद गांव वालों ने कुछ देखा होगा। वहां पर मौजूद कुछ घायल लोग पुलिस वालों को बता रहे थे कि हमने एक
आदमी को भेड़िए के रूप में बदलते हुए देखा था। परंतु पुलिस वाले घायल लोगों की बातों का विश्वास नहीं करते हैं। कुछ पुलिस वाले एक गांव में जाते हैं और वहां पर पूछताछ शुरू करते हैं। सोनू भी उसी गांव में था। सोनू ये सब जानता था कि ये कारनामा मेरे मास्टर साहब ने किया होगा, इसलिए वो थर थर कांपने लगता है जब पुलिस वाले उसके सामने आते हैं। लेकिन इस बार सोनू से रहा नहीं जाता। वो पुलिस वालों को सारी घटना बता देता है और साथ में ये भी बताता है कि मेरे मास्टर जी ने मुझे धमकी दी थी कि मैं किसी को इस बारे में ना बताऊं, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। पुलिस वाले जब सोनू के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते हैं तो वो तुरंत सोनू के मास्टर के पास जाते हैं। पुलिस वाले मास्टर के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मास्टर ने पूरे घर में अंधेरा कर रखा है और उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है। वो जैसे ही अंदर जाता है कि उसकी गर्दन पर एक तेज पंजे का वार होता है। पुलिस वाले वहीं पर ढेर हो जाते हैं। सारे पुलिस वाले ये दृश्य देखकर घबरा जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक सी जाती है। उनमें से एक पुलिस वाला मास्टर जी को आवाज लगाता है, परंतु अंदर से कोई आवाज बाहर नहीं आती है। तभी बाहर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो नर भेड़िया बाहर नहीं आता है। तभी सारे पुलिस वाले अंदर जाने का विचार बनाते हैं। एक एक करके सभी पुलिस वाले अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर उस नर भेड़िए का तांडव शुरू हो जाता है। वो सभी पुलिस वालों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार देता है। उस नर भेड़िए की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसे पता चल जाता है कि हो ना हो सोनू ने सबके सामने मेरा राज खोल दिया है। अब सोनू के घर सोनू को मारने के लिए जाता है। जब ये बात सोनू के परिवार में सबको पता चल जाती है तो वो सोनू को बचाने के लिए एक तांत्रिक के पास जाते हैं। वो तांत्रिक सिद्धि पुरुष और तंत्र मंत्र विद्याओं से परिपूर्ण था। उसको ज्ञान हो जाता है कि ये नर भेड़िया ही सभी को मार रहा है। दोनों के परिवार वालों से कहता है कि मेरे पास एक दिव्य खंजर है। यदि ये खंजर उस भेड़िए के दिल में कोई घुसा दे तो वो नर भेड़िया हमेशा के लिए मर जाएगा और फिर कभी भी हमारे गांव में इस तरह का आतंक नहीं हो पाएगा। वो तांत्रिक कुछ ऐसा ही करने वाला था। भेड़िया जैसे ही सोनू के घर पहुंचता है, वहां तांत्रिक ने पूरी तैयारी पहले से ही करके रखी हुई थी। भेड़िया सोनू को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी तांत्रिक अपना खंजर लेकर उसके दिल में वार कर देता है। देखते ही देखते वो भेड़िया एकदम से तड़पने लगता है और तुरंत मास्टर का रूप धारण कर लेता है। फर्श पर खून ही खून बिखर जाता है और भेड़िए की मौत वहीं पर हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ऐसी ही खौफनाक और डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।